सो हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ते हैं मॉइस्चर कंटेंट। सो आई थिंक मॉइस्चर कंटेंट सब लोगों को क्लियर है, ठीक है, कि मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे नहीं करना है, ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट दैट, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज जो पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि है ये ओवन ड्राइंग मेथड होता है, ठीक है। आपका ये ओवन होता है, ये आपके कुछ किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो वेट करते हो, फिर ओवन ड्राई करने का वेट करते हो, ठीक है ना। पहले एक टोटल वेट को इस पे कलेक्ट करते हो, बोल में इसमें रखते हो, फिर ओवन ड्राई में 105 डिग्री सेल्सियस पे रखते हो, फिर निकालते हो, फिर वेट करते हो। तो ऐसा हम लोग ओवन ड्राई काफी सॉइल में काफी आपने किया होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेन चीज होता है पार्टिकल साइज। देखो पार्टिकल साइज का एक बहुत ही कॉमन मेथड यूज करते हैं लैब में, कंक्रीट के लैब में भी हम लोग यूज करते होंगे, हम लोग इसमें भी यूज करते हैं सॉइल के लैब में, सीव एनालिसिस। सुना होगा। तो वेस्ट में भी हम लोग जो पार्टिकल होता है, वेस्ट में अगर आपको पार्टिकल का प्रॉपर ग्रेडेशन चाहिए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीव एनालिसिस करते हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि वेस्ट जो होता है काफी हेट्रोजीनियस होता है, तो इसलिए एग्जैक्टली पार्टिकल से डिटरमाइन करना, उसका एक फॉर्मूला जो होता है क्या आता है, तो उसका फॉर्मूला एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। सो दैट्स वाई क्या करना पड़ता है हम लोगों को, क्या करना पड़ेगा इसमें, जो एग्जैक्टली क्या टेक्निक होता है, कुछ हम लोग टेक्निक जो कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूला दिखेंगे जो हम लोग पार्टिकल्स के लिए यूज करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखो, the size distribution of waste constituents in the waste stream is important because of the significance of the design, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको मैकेनिकल सेपरेटर, श्रेडर, ठीक है, अगर आपको वो ट्रीटमेंट अगर डिजाइन करना है तो उसके आपको वेस्ट की साइज क्या है वो आपका स्पेसिफाई होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको श्रेडर का मतलब क्या होता है, श्रेडर का मतलब क्या होता है, वेस्ट को आपको तोड़ना है, आपको क्रश करना है। तो क्रश करने के लिए जो क्रशर की साइज कितनी होनी चाहिए, वो क्रशर की साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अपनी वेस्ट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहती है उसके साइज के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। दिस varies widely and while designing a system, a proper analysis is required over here, ठीक है। तो उसके लिए proper analysis करना पड़ता है, ठीक है। The size distribution of solid waste component is important for improving the rate of chemical reactions, obviously, ठीक है। आपका जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो काफी क्या होता है कि एक और फैक्टर होता है कि आपका केमिकल रिएक्शन को इंप्रूव करने के काम आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्मॉलर पार्टिकल साइज की बात करूं, स्मॉलर पार्टिकल साइज रहेगा, जितना पार्टिकल साइज छोटा रहेगा उसकी सरफेस एरिया जो रहेगी उतनी ज्यादा रहेगी, ठीक है। जितना पार्टिकल आपने देखा होगा, पार्टिकल साइज जितना छोटा रहता है उसकी सरफेस एरिया ज्यादा रहेगी, सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा उसकी रिएक्टिविटी रहेगी वो काफी ज्यादा रहेगी, ठीक है। फॉर therefore size distribution also important consideration recovery of materials, किसमें भी साइज डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखो अगर मैं एमएसडब्ल्यू को अगर मिक्स करूं, ठीक है, अगर मैं एमएसडब्ल्यू को फॉर एग्जांपल में अगर मैं ये कंटेनर में अगर एमएसडब्ल्यू को रखूं, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल कंटेनर है, अगर मैं इस कंटेनर में अगर मैं इसमें अगर एमएसडब्ल्यू अगर मैं इसमें एमएसडब्ल्यू को डिस्कार्ड करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसमें एमएसडब्ल्यू को डिस्कार्ड करता हूं, ठीक है, डिस्कार्ड करने के बाद क्या होगा, अगर मैं डिस्कार्ड करता हूं तो जो छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, छोटे पार्टिकल्स यहाँ सेटल होंगे एंड हायर पार्टिकल्स जो रहेंगे, बल्कि जो हेवियर पार्टिकल्स रहेंगे वो ऊपर 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 कलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बॉटल को, अगर मैं मान लो बॉटल को अगर मैं फेंकता हूँ, ठीक है, बॉटल को अगर मैं फेंकता हूँ, ठीक है, तो बॉटल जो रहता है वो हमेशा आप देखोगे वेस्ट की थोड़ा सा ऊपर ऊपर दिखाई देता है, ठीक है ना। बट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मट्टी रहता है या कुछ कंकड़ वगैरह रहते हैं वो कहाँ आता है, वो आपके नीचे सेटल होता है, ठीक है ना। डेंसिटी इसकी कम रहती है, वेट इसका कम रहता है, वो नीचे सेटल होता है, जो बाकी ऊपर रहता है, ठीक है। तो size distribution is measured by passing samples of image over series of screens sieves जो रहता है, ठीक है। तो कोर स्क्रीन ऊपर रहता है और फाइन स्क्रीन जो रहता है वो नीचे रहता है, ये sieve एनालिसिस हम लोग करते हैं, ठीक है। एज डिस्कस्ड अर्लियर MSW is extremely heterogeneous, ठीक है, MSW काफी heterogeneous है, therefore neither MSW nor any of its components are considered process of characteristic particle size, ठीक है। तो किसी के इसमें एक characteristic particle size होता नहीं है, that's why काफी ज्यादा कि MSW काफी heterogeneous होता है, दैट्स वाई जो एक प्रॉपर साइज क्या होनी चाहिए वो डिटरमाइन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वेस्ट में जो अगर वेस्ट को कंटेनर में अगर मैं डालता हूँ तो सबसे ऊपर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स रहेंगे आपको वो ऊपर 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 दिखेंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे वो काफी नीचे रहेंगे, ठीक है। अब देखो साइज डिटरमाइन करने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। देखो ये जब आपको अगर मैं रेंज ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करते हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल जो होता है, ठीक है, ये कोई भी फॉलोइंग इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। डी होती है, डी का मतलब होता है डायमीटर, ठीक है, एल का मतलब होता है लेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है विड्थ, एच का मतलब हाइट, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल को देखोगे तो पार्टिकल की लेंथ भी रहेगी, पार्टिकल की विड्थ भी रहेगी, पार्टिकल की हाइट भी रहेगी और पार्टिकल की रेडियस भी रह सकती है, ठीक है, मतलब कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो डायमीटर ऑफ पार्टिकल होता है वो लेंथ के बराबर रहेगी, ये डायमीटर ऑफ पार्टिकल लेंथ विड्थ और हाइट की एवरेज रहेगी, ये डायमीटर ऑफ पार्टिकल लेंथ और विड्थ का जो रहेगा वो एवरेज रहेगा, ठीक है, लेंथ और विड्थ का एवरेज रहेगा, ठीक है। यह डायमीटर ऑफ पार्टिकल जो रहेगा लेंथ ऑफ विड्थ का ज्योमेट्रिक मीन रहेगा,
या लेंथ विड्थ और हाइट की ज्योमेट्रिक मीन रहेंगी, ठीक है। तो ऐसा आपके डायमीटर को आप कैलकुलेट कर सकते हो, LW=1/3, LW=1/4, L + W/2, L + WH/2, L तो ये 5 फॉर्मूलेज है। तो इससे आपको रेंज ऑफ, तो ये जो फॉर्मूलेज है ना, ये फॉर्मूले से आपको रेंज ऑफ पार्टिकल साइज, मतलब पार्टिकल साइज की रेंज कितनी है, तो वो रेंज आप कैलकुलेट कर सकते हो ये फॉर्मूलेज को यूज करके, ठीक है। तो ये आपका साइज ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना, ठीक है। तो कुछ नहीं, बेसिक इक्वेशंस आपके हैं, ज्योमेट्रिक में पता होगा तो आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ हाँ, ये हमेशा याद रखना, जो पार्टिकल साइज होती है, देखो फूड होता है, पेपर कार्डबोर्ड होता है, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, क्लॉथिंग, एशेस, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो फूड की पार्टिकल साइज होती है वो 0 से 200 mm के बीच में रहती है, टिपिकली 100 mm के आसपास रहती है, ठीक है। पार्टिकल पेपर की बात करूं, पेपर की साइज 100 to 550 350, ठीक है। प्लास्टिक की साइज बात करूं, ठीक है, तो 200 के आसपास रहती है, ठीक है। ग्लास की रहती है 100, मेटल की रहती है 100, ठीक है, mm, क्लॉथिंग की रहती है 150 mm, और एशेस की रहती है 25 mm। अगर मैं इन पूरे वेस्ट को अगर मैं ये सारे मटेरियल को, ठीक है ना, ये कंपोनेंट्स को अगर मैं ये कंटेनर में डंप करूंगा, तो मुझे सबसे ऊपर क्या दिखेगा, सबसे ऊपर मुझे पेपर दिखेगा ना। आप खुद एनालाइज करो कि आप जब कोई कचरे के डिब्बे में पेपर डालते हो, पूरा कचरा का डिब्बा भरा हुआ है, तो आपको पेपर और प्लास्टिक सबसे ऊपर दिखते हैं, हाँ या नहीं? चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हाँ या नहीं। आपको सबसे ऊपर क्या दिखते हैं? पेपर और प्लास्टिक दिखते हैं। तो यही सब पता होगा, सबको सबसे ऊपर आपके पेपर और प्लास्टिक रहेगा, और सबसे नीचे क्या रहेगा? सबसे नीचे जो आपके एशेस रहेंगे, एशेस आपके सबसे नीचे रहेंगे, एशेस नीचे रहेंगे। फिर बाद में आपका ग्लासेस वगैरह मेटल्स वगैरह क्लॉथिंग वगैरह वो कार्य आपके बीच में रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पार्टिकल साइज रहती है, ठीक है ना। दैट्स अगर आप देखोगे, दैट्स आपका पेपर प्लास्टिक, अगर कोई भी वेस्ट को डंप करते हो तो पेपर और प्लास्टिक जो रहता है वो आपका सबसे ऊपर रहता है, सबसे ऊपर आपका कचरे के डिब्बे में कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें देख सकते हो, ठीक है। देखो इसका एक और चीज होता है, हम वेस्ट को कैसे, हम डेंसिटी को डायमीटर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो काफी कभी क्या होता है, एमएसडब्ल्यू जो होता है, काफी ज्यादा पार्टिकल, काफी ज्यादा इंडिविजुअल के पार्टिकल्स उसमें कंटेंट होता है, ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल काफी ज्यादा साइज के डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल रहते हैं, ठीक है ना। तो हर एक का साइज डिफरेंट रहता होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हर एक का साइज अगर डिफरेंट है पार्टिकल्स का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली उसका अरिथमेटिक मीन ले सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन ले सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। वेटेड मीन ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है, या तो नंबर मीन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे W क्या है, W आपका वेट ऑफ मटेरियल है, N आपका नंबर ऑफ साइजेस है, और M होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। प्रॉब्लम जब हम लोग प्रॉब्लम्स के आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको होता है वेस्ट पार्टिकल के साइज कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है। तो ये आपका सीव एनालिसिस का एक होता है, देखा होगा आपने, ये सीव होता है, ये फाइन सीव होता है, ये आपका कोर्स सीव होता है, ठीक है। तो ऐसे आप सीव करते हैं तो पार्टिकल आपका सीव साइज आपका होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है, एक और आपका फॉर्मूला होता है, अगर आप चाहे तो आप पार्टिकल साइज जो होता है वो ग्राफिकली भी डिटरमाइन कर सकते हो, कैसे, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी D60/D10 पढ़ा होगा आपने सॉइल मैकेनिक्स में, ठीक है। तो ये आपका, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ग्राफिकल साइज से ग्राफिकल टेक्निक भी यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी, आपने अभी इरिगेशन इंजीनियरिंग, वाटर हाइड्रोलॉजी, आपने भी हाइड्रोलॉजी पढ़ा होगा, तो उसमें ये टर्म सुना होगा, फील्ड कैपेसिटी होता क्या है, ठीक है। तो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इट इज रिटेन्ड बाय सॉलिड्स, ठीक है, इट इज रिटेन्ड बाय सॉलिड्स अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना। तो सॉलिड्स के अंदर कितना वाटर है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में होल्ड करके रखा है, दैट इज रिटेंशन, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। जितना अगर वाटर अगर फील्ड कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो आपका जो रहता है, वो आपका पानी जो रहता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीचेड बोलते हैं। लीचेड क्या होता है आपका, जैसे आप कचरे को जैसे ये लैंड है, अगर इस लैंड में आप कचरे को डिस्पोज करते हो, ठीक है, जब डिस्पोज करोगे तो उसमें येलो कलर का एक वाटर निकलता है, येलो कलर का एक वाटर निकलता है, आपने देखा होगा, येलो कलर का एक वाटर, कोई भी कचरे जिसमें जाता है येलो कलर का वाटर निकलता है, वो येलो कलर का जो वाटर रहता है, लिक्विड रहता है, उसको हम बोलते हैं लीचेड, बोलते हैं लीचेड। अब मान लो कि अब क्या होता है कि ये जो सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, वो सॉलिड के अंदर पैक रहता है, सॉलिड के वॉइड्स के अंदर रहता है, क्योंकि उसकी एक सर्टेन फील्ड कैपेसिटी रहेगी, और जैसे ही उसकी फील्ड कैपेसिटी जो रहेगी वो बढ़ गई, एक नॉर्मल फील्ड कैपेसिटी से बढ़ गई, तो क्या होगी, वो लिक्विड आपका बाहर आना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो इंडिया में वैसे आपका होता है, ठीक है। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ वेस्ट इज ऑफ क्रिटिकल इंपोर्टेंस ऑफ टू रीजंस, ठीक है। पहला, दो रीजन जैसे फील्ड कैपेसिटी इंपोर्टेंस, पहला है कि एरोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो एरोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दूसरा देखो फॉर एग्जांपल जो कंपोस्टिंग होता है,
तो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और सेकंडली फिर जब इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिंग द लीचेड फॉर्मेशन लैंडफिल, तो जो लीचेड फॉर्मेशन लैंडफिल्स में कितना हो रहा है, ठीक है, कंपोस्ट फेज में कितना हो रहा है, स्टोरेज फेज में कितना हो रहा है, तो वहां पे आपको कितनी हो रही है, तो उसके लिए फील्ड कैपेसिटी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फील्ड कैपेसिटी कहां पे इंपॉर्टेंट होता है, आपके लीचेड फॉर्मेशन, जो लीचेड्स जो होता है, लीचेड्स के लिए आपका फील्ड कैपेसिटी काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी वेयर इज द डिग्री ऑफ प्रेशर अप्लाइड, ठीक है, तो वेस्ट एज द स्टेट ऑफ डिकम्पोजिशन, जो आपके प्रेशर आपने कितना अप्लाई किया उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कितना उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड। जो फील्ड कैपेसिटी जनरली 50 to 60% पीछे वेरी करती है, ठीक है। और फील्ड कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए लिसीमीटर का हम यूज करते हैं, लिसीमीटर, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा लिसीमीटर के बारे में, तो लिसीमीटर को हम लोग यूज करते हैं फील्ड कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए। तो ये आपका लिसीमीटर का apparatus होता है, ये apparatus, ये सारे apparatus होते हैं, ये ऐसे इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा अरेंजमेंट करते हो, पूरा सर्च अप्लाई करते हो, इस तरह से आपका फील्ड में आपका ये होता है, ठीक है। उसको कैसे अरेंज करते हैं ये पढ़ लेना, ठीक है। ये 1 2 3 4 इसके बाद इसमें पूरा दिया हुआ है कि कैसे इसका ये पढ़ लेना एक बार कि किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। एक बार अरेंजमेंट करने के बाद उसको ऐसे इसमें apparatus पे रखते हैं, फिर इसका जो भी आपका रहेगा फील्ड कैपेसिटी कितनी होगी, तो आपका इसमें रीडिंग आपको पता चल जाता है, ठीक है ना। तो ये फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, 0.6 - 0.5 है, W/45 + 100 + W, ठीक है। एफसी फील्ड कैपेसिटी, W होता है सरचार्ज वेट, ओवरबर्डन वेट, जो हम लोग उसके ऊपर देखो, ये जो आपका वेट जो यहाँ पे डालते हैं ना हम लोग, W ये होता है, ठीक है। तो ये आपका W होता है, देखो ये जो वेट आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हो ना, ये वेट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज W, ठीक है। तो वो W हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो वो कितना वेट कैरी कर रहा है वो, इससे आपका फील्ड कैपेसिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। परमेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द कंपोनेंट विद द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। जो लिक्विड्स स्पेशली लीचेड्स, उसका मूवमेंट कितना हो रहा है और वो गैसेस कितना परमेट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डेंस मटेरियल स्लेजेस जो होता है, स्लेजेस, ठीक है, वो रेनफॉल इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट करता है। जो आपका पेपर, जो आपका लार्ज पार्टिकल होता है, जो पेपर और यार्ड वेस्ट होता है, वो काफी ज्यादा लिटिल रेजिस्टेंस रेन इन्फ्लुएंस के लिए आता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल पेपर के पार्टिकल्स अगर देखो, पेपर और यार्ड वेस्ट, जैसे लीव्स है, तो लीव्स, ठीक है, लीव्स, तो लीव्स आपका जमीन के अंदर चला जाता है, जमीन के अंदर वो इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, बट आपका जो लीचेड होता है, लीचेड्स, वो लीचेड्स कभी भी जमीन के अंदर जाता नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो रेनफॉल के साथ रन ऑफ के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो परमेबिलिटी ऑफ एमएस डिपेंड बाय कांस्टेंट प्रेशर apparatus, कांस्टेंट प्रेशर apparatus जो यूज होते हैं, हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। और लूज सैंपल्स की जो एमएस परमेबिलिटी रहती है वो 15 × 10 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। डेंस की रहती है 7 × 10 - 6, ठीक है। और श्रेडेड की 10 × -4 to 10 - 6, ठीक है। तो देखोगे जैसे, तो आपकी परमेबिलिटी जो रहती है, परमेबिलिटी अगर वेस्ट को, तो अगर आप श्रेड करोगे तो आपकी वेस्ट की परमेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। और जितना आपका डेंस फॉर्म में रहेगा उतना आपकी वेस्ट की परमेबिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी परमेबिलिटी यहाँ पे होगी, ठीक है। सो परमेबिलिटी आपकी ये जो चीज होगी, ये आपका जो जो हो गया, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर, इसके रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो हम लोग देख लेंगे अभी, ठीक है। देखो टोटल 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जो हम करेंगे, ठीक है। एक तो आपका न्यूमेरिकल डायवर्टेड एमएसडब्ल्यू पे है, डेंसिटी पर है, मॉइस्चर कंटेंट पे है और पार्टिकल साइज पे, ठीक है। देखो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखो पढ़ो इस चीज को क्या है। एक सर्टेन कम्युनिटी है, ठीक है, वो इतने तरह के वेस्ट लिस्ट करता है, मिक्स्ड हाउस वेस्ट, रिसाइक्लेबल्स, कमर्शियल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट, लीव्स एंड मिसलेनियस, ठीक है। इतने सारे वेस्ट को रिलीज करता है, ठीक है। सो इतने सारे वेस्ट को रिलीज करता है। अभी ये टन्स पर ईयर है, ठीक है। अभी मिक्स्ड हाउस वेस्ट जो है आपका वो 250 टन्स पर ईयर, रिसाइक्लेबल्स 30 टन्स पर ईयर, कमर्शियल वेस्ट 50 टन्स पर ईयर, 135 टन्स पर ईयर कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट और 40 टन्स पर ईयर ये। देखो अब इनका कंडीशन कैसा है, जो आपका जनरेटेड रिसाइक्लेबल्स है, जो ये रिसाइक्लेबल्स है, दे आर कलेक्टेड सेपरेटली, इनको सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है मटेरियल रिकवरी प्लांट में। जो आपका मिक्स्ड हाउस होल्ड वेस्ट है और कमर्शियल वेस्ट है, उसको लेके आता है म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल लैंडफिल में। और आपका जो लीव्स है, लीव्स अनमिसलेनियस सॉलिड वेस्ट, इनको क्या करते हैं, इनको भी लैंडफिल पे डिस्पोज करते हैं, ठीक है। और जो आपका कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट है, उसको हम लोग लार्ज रेवेन्स है उसको फिल करने के काम आता है। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट द ओवरऑल डाइवर्जन परसेंटेज ऑफ एमएसडब्ल्यू एंड कैलकुलेट द डाइवर्जन परसेंटेज फॉर रिसाइकलिंग प्रोग्राम। तो ये दो चीज हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखो डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, डाइवर्जन मतलब क्या होता है कि वो वेस्ट स्ट्रीम, वो स्ट्रीम अलग है उस वेस्ट की, ठीक है ना। तो उसको कैलकुलेट करने क्या करते हैं, डाइवर्जन मतलब क्या होता है, डाइवर्जन परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए
डाइवर्जन परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए कितना वेस्ट डाइवर्ट हो रहा है, कितना वेस्ट जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, कितना वेस्ट डाइवर्ट हो रहा है अपॉन टोटल वेस्ट जनरेटेड। ये सिंपल लॉजिक है, समझ में? जितना वेस्ट जनरेट हो रहा है पर ईयर, पर टन पर ईयर, ठीक है, और कितना डाइवर्ट हो रहा है वो देखो, ठीक है। अब मैं अगर मैं मेरे को फर्स्ट कैलकुलेट करना है तो डाइवर्ट कितना हो रहा है, कौन सा डाइवर्ट हो रहा है, देखो ये रिसाइक्लेबल्स जो है, रिसाइक्लेबल्स, ठीक है, एक तो ये डाइवर्ट हो रहा है ना, ये यहाँ पे लिखा ना, इसको प्रोसेस सेपरेटली प्रोसेस करते हैं, एक तो ये डाइवर्ट हो रहा है, और कौन सा डाइवर्ट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन, जो कि लैंडफिल में नहीं जा रहा है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट जो होता है ये डाइवर्ट हो रहा है, और लीव्स जो होता है, लीव्स एंड मिसलेनियस, ये डाइवर्ट हो रहा है। तो ये तीन स्ट्रीम है, ये तीन स्ट्रीम आपका डाइवर्जन जा रहा है, ये तीन स्ट्रीम डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इनका वेट कितना है, 30, 135 और 40, इनको आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 135 कितना हो जाएगा, 165, 165 प्लस 205, तो 205 अपॉन, इनको आप ऐड कर दो, 250 प्लस 30, 280, 130, 330, 330, 330, 135 हो गया आपका 465 और 40 हो गया 505, सो 505 इंटू 100, तो ये कर लो तो इतना परसेंटेज आपका आ जाएगा परसेंटेज डाइवर्जन, ठीक है, इसका ओवरऑल परसेंटेज ऑफ डाइवर्जन ऑफ एमएसडब्ल्यू, ठीक है। ये आपका डाइवर्ट हो रहा है, क्या ये आपका डाइवर्ट हो रहा है, किसके लिए, ये आपका डाइवर्ट हो रहा है, ये स्ट्रीम की डाइवर्ट होगी, ठीक है। और आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या आएगा, आपका मिक्स्ड सॉलिड वेस्ट और कंस्ट्रक्शन कमर्शियल, ये आपका क्या है, ये आपका लैंडफिल में जा रहा है। तो जो वेस्ट लैंडफिल में जा रहा है उसको छोड़ के जो बाकी जो हो रहा है वो आपका डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब वेस्ट क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, ठीक, समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली आपका क्या होता है कि डाइवर्जन परसेंटेज फॉर रिसाइकलिंग प्रोग्राम, ठीक है, डाइवर्जन परसेंटेज फॉर रिसाइकलिंग प्रोग्राम, इसके लिए अगर आपको रिसाइकलिंग के लिए करना है डाइवर्जन, ठीक है, तो इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जन प्रोग्राम, तो जितना वेस्ट रिसाइकल हो रहा है, जितना वेस्ट रिसाइकल होगा, ठीक है, अपॉन टोटल एमएसडब्ल्यू, ठीक है, टोटल एमएसडब्ल्यू। अब देखो रिसाइकल कितना हो रहा है, ये 30 वाला पार्ट जो है रिसाइकलेबल कितना, कौन सा हो रहा है, कौन सा कितना वेस्ट रिसाइकल हो रहा है, ये 30 टन का वेस्ट जो हो रहा है वो रिसाइकल हो रहा है, ठीक है, मतलब कि, और बाकी देखो बाकी कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट है, ये रिसाइकल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट फिल करने के काम आ रहा है, ठीक है। मिक्स्ड, और बाकी जो आपका जो है लीव्स, लीव्स वाला जो है ये भी कहाँ पे जा रहा है, ये भी आपका लैंडफिल में जा रहा है, बाद में कंपोस्ट करना है, कंपोस्ट करने का तो लैंडफिल में जाएगा ना, तो ये लैंडफिल में जा रहा है। कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट इसको रिसाइकल नहीं करते, रिसाइकल कौन सा है, सिर्फ रिसाइकल एक ही हो रहा है, तो रिसाइकलेबल कौन सा हो रहा है, तो आपका हो जाएगा 30, और एक चीज याद रखना 30, बट ये रिसाइकलेबल कहाँ से आ रहा है, कौन से वेस्ट से आएगा, रिसाइकलेबल इससे हो रहा है क्या, नहीं इससे नहीं हो रहा है, इससे भी रिसाइकल इससे हो रहा है, ये रिसाइकल हो रहा है क्या, नहीं ये भी रिसाइकल हो रहा है, रिसाइकल कौन सा हो रहा है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, तो 250 प्लस 50.300, ठीक है, तो ये आपका जो होगा 30.300 ये होगा आपका 1/10 दैट इज 10%, ठीक है, तो 10%, तो आपका 10% जो होता है वेस्ट डाइवर्शन किसके हो रहा है, वो आपका रिसाइकल की हो रहा है, और बाकी जो परसेंटेज हो रहा है वो आपका किसके लिए हो रहा है, वो आपका हो रहा है ओवरऑल डाइवर्जन हो रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैंने आगे देके रखा होगा, आप देख सकते हो, ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, टोटल एमएसडब्ल्यू जनरेट 505 टन्स, तो जो आपका परसेंटेज डाइवर्जन जो होता है ओवरऑल डाइवर्जन वो 41% हो रहा है, और परसेंटेज डाइवर्जन फॉर रिसाइक्लेबल्स जो हो रहा है वो आपको हो रहा है 10%, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है, कितना वेस्ट डाइवर्ट हो रहा है, कितना वेस्ट डाइवर्ट नहीं हो रहा है, ये आपका फॉर्मूला होता है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेंसिटी के ऊपर, ठीक है, डेंसिटी के ऊपर प्रॉब्लम आता है, ठीक है, इसके ऊपर हम प्रॉब्लम देखते हैं। आपका वेस्ट देखो, ये आपका वेस्ट है, फूड वेस्ट, मिक्स्ड पार्टिकल्स, ग्लास, फेरस, टेक्सटाइल्स, डस्ट एंड डर्ट, ठीक है, तो ये आपके कंपोनेंट्स है, ये इन वेस्ट की डेंसिटी दी हुई है, और ये आपका अमाउंट ऑफ सैंपल एंड परसेंटेज दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, आपको एवरेज डेंसिटी निकालनी है, एवरेज डेंसिटी उसकी कितनी होगी, ठीक है। देखो जब भी कोई जब कभी भी आपका अगर सैंपल्ड वेस्ट दिया रहता है, ये परसेंटेज दिया रहता है, और आपका डेंसिटी दिया रहता है, आपको एवरेज वेस्ट निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं आपको एवरेज कैसे निकालते हैं, आपको एवरेज का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपने एक्टिव में पढ़ा होगा, ठीक है ना। जैसे एक क्लास ए है, क्लास बी है, ठीक है, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, ठीक है। अभी देखो इसमें
क्लास ए में जो क्लास ए में 30 बच्चे हैं और क्लास बी में 30 बच्चे हैं, ठीक है। क्लास ए में 20 बच्चे, क्लास बी में 30 बच्चे, ठीक है। और इसमें जो क्लास ए की जो एवरेज बच्चों की हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है और क्लास बी की जो एवरेज बच्चों की हाइट है वो है 170 सेंटीमीटर। और मैं बताऊंगी दोनों क्लास में बच्चों जो दोनों क्लास में बच्चे हैं उनकी एवरेज हाइट कितनी है वो निकालना है। तब क्या करते हो 160 इंटू 20 प्लस 170 इंटू 30 करते हो अपॉन टोटल बच्चे कितने हैं 20 प्लस 30, ठीक है। ऐसा एवरेज निकाल दो ना। सेम कॉन्सेप्ट इधर भी लगाना है, वैसे सेम कॉन्सेप्ट इधर भी लगाना है। अब देखो कैसे लगाना है। देखो ये डेंसिटी है, ये वेट है, ठीक है। ये 22% है, 12% है, 8% है, 12 है, 5, 8, ठीक है। देखो टोटल कितना है 22, ठीक है। 22% है, ठीक है। तो इसका डेंसिटी रूल निकालना है कितना है। क्या करोगे 0.22 इंटू 290, ठीक है ना। फिर इसका 0.12 इंटू 60, 0.02 इंटू 200, 0.12 इंटू 200, 0.05 इंटू 600, 0.28 इंटू 500, ठीक है। अपॉन टोटल कितना हो जाएगा, टोटल मतलब कि जो 100%, तो 100% क्या 100% का वेस्ट है, अपॉन 100 कर दोगे तो आपको एवरेज डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन यहाँ पे रहा, ठीक है। एवरेज डेंसिटी, तो ये आपका सोल्यूशन रहा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे एवरेज 0.200, तो ये आपका 250 तो 254 kg पर मीटर क्यूब, तो ये आपकी डेंसिटी आएगी, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, तो इससे आपकी एवरेज डेंसिटी निकलेगी। तो एवरेज का समझ में क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर आपको वेस्ट का कंपोजिशन देके रखा हुआ है, वेस्ट को कंपोजिशन देके रखा हुआ है और डेंसिटी उसकी डेंसिटी देके रखी हुई है वेस्ट की, ठीक है ना। तो उसका कंपोजिशन आपको देके रखा है कि कितना, अगर आपको ऐसा देके रखा है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे एंड इनको एड अप कर दोगे तो आपका वेस्ट का आपका डेंसिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो अभी ये क्वेश्चन आपका आता है डेंसिटी के ऊपर। देखो ये आपके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये परसेंटेज बाय वेट है और ये आपकी अनकॉम्पैक्टेड डेंसिटी है। कितनी है अनकॉम्पैक्टेड डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब। आपकी कॉर्रुगेटेड कार्डबोर्ड 25% है, पेपर 15% है, 9 इसका है, 29, 22, ठीक है। ये 30% है, ये 61%, ये 38, 368 केजी पर मीटर क्यूब, ये 7.1 केजी पर मीटर क्यूब। ये आपका अनकॉम्पैक्टेड डेंसिटी है। अनकॉम्पैक्टेड है ना, कॉम्पैक्टेड है अनकॉम्पैक्टेड, ठीक है। What is the bulk density for the waste mixture prior to compaction, ठीक है। compaction से पहले waste bulk density कितनी थी। assume that the compaction of the landfill is 5, तो landfill में जो उसकी ये पूरी waste है इसकी compaction कितनी लगेगी 500 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। estimate the volume reduction during the compaction in the landfill, ये हमको कैलकुलेट करना है। and if the food and the yard waste, अगर ये food and yard waste इसको हम लोग exclude कर देते हैं, इसको अगर इसको हम डाइवर्ट कर देंगे तो व्हाट इज द अनकॉम्पैक्टेड बल्क डेंसिटी ऑफ द रिमेनिंग वेस्ट। अगर ये फूड एंड यार्ड वेस्ट है इसको अगर हम डाइवर्ट कर देंगे, ठीक है, तो अनकॉम्पैक्टेड बल्क डेंसिटी रिमेनिंग वेस्ट, जो बाकी रिमेनिंग वेस्ट है उनकी अनकॉम्पैक्टेड डेंसिटी कितनी होगी वो हमको निकालनी है, ठीक है। देखो कैसे कैलकुलेट करें, आगे मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे लेके आता हूँ। देखो बल्क डेंसिटी प्रायर टू कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो बल्क डेंसिटी प्रायर टू कॉम्पैक्शन कैलकुलेट करना आपको है, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि आपको देखो आपके पास तीन इतने सारे मटेरियल है तो आपको वो फॉर्मूला याद, आपको याद है वो फॉर्मूला, आपको याद है आपको ये वाला फॉर्मूला मैं आपको बताया था। देखो तो ये वाला फॉर्मूला याद होगा आपको शायद से। देखो ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सो 25 प्लस 15 प्लस 9, तो इनको सबको ऐड कर दो, 25 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 29 प्लस 22 अपॉन 35, ये 35 है, 35 अपॉन, सॉरी 35 नहीं, ये यहाँ पे 35 नहीं है, ये 25, ओके। 25 अपॉन 30, 15 अपॉन 61, 9 अपॉन 38, सबको वो कर दोगे, ठीक है।
तो वो 22.2 kg पर मीटर क्यूब, तो ये आपकी आएगी बल्क डेंसिटी प्रायर टू कॉम्पैक्शन। अब परसेंटेज वॉल्यूम रिडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम कॉम्पैक्शन, तो एफ की वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन, मैंने बताया था, अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन और मास अपॉन इनिशियल डेंसिटी। ये मास कैलकुलेट, मास सेम रहेगा, तो इनिशियल डेंसिटी प्रायर टू कॉम्पैक्शन अपॉन डेंसिटी ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन। अब डेंसिटी ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन लैंडफिल में 500 kg पर मीटर क्यूब है और ये 22.2 इधर आया, इनकम कर दें तो 0.4, तो 4% वॉल्यूम रिडक्शन होगा, क्योंकि आपकी जो लैंडफिल वॉल्यूम जो है, आपकी जो लैंडफिल वॉल्यूम है वो 4% जो विदाउट कॉम्पैक्शन, तो आपको कम से कम जो विदाउट कॉम्पैक्शन जितनी आपकी वॉल्यूम आएगी, तो उतना वॉल्यूम का 4% अगर आप लोगे तो वो आपकी कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम रहनी चाहिए। समझ में आपको, ये आपके परसेंट वॉल्यूम रिडक्शन। और अगर आपने फूड वेस्ट और यार्ड वेस्ट को रिमूव कर, देखो ये वैल्यूज यहाँ पे गलत है, ठीक है, अगर आपने फूड और यार्ड वेस्ट को रिमूव कर तो अनकॉम्पैक्टेड वैल्यू, तो रिमेनिंग वेस्ट क्या आएगा, देखो यहाँ पे 9+29+22 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वैल्यूज गलत ही है, तो आपको थोड़ा सा वैल्यू करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है ना। सो देखो इसने क्या किया कि फूड वेस्ट और यार्ड वेस्ट को डाइवर्ट कर दिया ना, तो 9+29+22 ये डाइवर्ट कर दिया ना, तो ये वैल्यू लिया उसने, ठीक है ना, बट एक्चुअली उसको वैल्यू कौन सी लेनी चाहिए, 9+15+25 ये लेनी चाहिए, और अपॉन फिर कैलकुलेट करना चाहिए वैसा, ठीक है। तो वो वैल्यू थोड़ा गलत देके रखा हुआ है, इसको थोड़ा देख लेना वहाँ पे, ठीक है ना, देखो मैं बता रहा बुक्स भी कभी कभी गलत हो सकते हैं, ठीक है, तो बुक में ये चीज गलत दी हुई है, तो ये वैल्यू आप लोग प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि फूड और यार्ड वेस्ट को रिमूव कर लेना, तो फिर अनकम्फर्टेबल बाकी रिमेनिंग वेस्ट की कितनी होगी, ठीक है। देखो ये 2015 में 2015 के गेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2015 में आया था गेट के एग्जाम में। सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम एन इंडस्ट्री कंटेन्स टू कंपोनेंट्स x एंड y, ठीक है, ये x है, ये y है, ये कंपोजिशन C1 है, ये कंपोजिशन C2 है, डेंसिटी उसकी ρ1 है, डेंसिटी इसकी ρ2 है, ठीक है, और अगर C1 प्लस C2 अगर 100 है, द कंपोजिट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड वेस्ट ρ इज गिवन बाय A B C D। आप लोग चैट बॉक्स में आंसर डाल सकते हो कि कौन सा आंसर होगा, A B C D। अभी हम लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा है, क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर क्या होगा, अगर ये कॉम्पोजिशन देके रखा है, डेंसिटी देके रखा हुआ है, तो व्हाट इज द कॉम्पोजिट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड वेस्ट। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, और अभी हमने प्रॉब्लम उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी किया है, अभी प्रॉब्लम किया हम लोगों ने, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, यस एवरीवन, क्या आंसर होगा इसका, ये गेट 2015 का क्वेश्चन है, एंड दिस वाज आस्क्ड फॉर वन मार्क, ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्या आंसर है इसका, यार अभी हम लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा है, देखो ये क्या C1 ना, C1 प्लस C2 टोटल मास, ये परसेंटेज ऑफ वेट है, टोटल मास डेंसिटी अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना होगा, C1 अपॉन ρ1 प्लस C2 अपॉन ρ2, ठीक है, C2 अपॉन ρ2, ठीक है, तो C1 प्लस C2 क्या दिया है क्वेश्चन में, 100 देके रखा हुआ है, तो 100 अपॉन C1 अपॉन ρ1 प्लस C2 अपॉन, कितना सिंपल क्वेश्चन था, अभी हम लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया है, ए वाला ऑप्शन सही रहेगा इसका, ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन से देखने के लिए खतरनाक होता था, बट बहुत सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका मॉइस्चर कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, देखो तो ये आपके कंपोनेंट्स देके रखा हुआ है, ये आपके मॉइस्चर कंटेंट देके रखे हुए उनके, उनका वेट परसेंट कितना है वो आपका देके रखा हुआ है, ठीक है, आपको इनका पूरा मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, आप कैसे निकालोगे देखो,
सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है आपने, ठीक है। सो ड्राई वेट आपको क्या करना है, आपको मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, तो सबसे पहले आपको ड्राई वेट निकालना पड़ेगा, इसका ड्राई वेट कितना है, ठीक है। तो ये मॉइस्चर कंटेंट देख के रखा हुआ है, ये आपका वेट परसेंटेज है, तो वेट परसेंटेज मतलब कितना है, ये आपका मॉइस्ट वेट रहेगा, ठीक है। सो मॉइस्ट वेट इंटू 100, तो आपने आपका क्या होता है मॉइस्ट वेट देखिए W माइनस D अपॉन 100 अपॉन W इंटू 100 होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, इक्वल टू मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो अगर हर एक की ड्राई वेट निकालनी है, तो आपको ये वेट पता है ना, ये वेट कितना है आपको पता है, ठीक है, 25% है, तो 25, और आपको ये ड्राई वेट निकालना है, आपको हर एक का मॉइस्चर कंटेंट पता है, आपको उसका कंपोजिशन पता है कितना है। अगर आपको कंपोजिशन पता है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके, ये फॉर्मूला यूज करके आप ड्राई वेट निकाल सकते हो। तो आपने ड्राई वेट निकाला, तो हर एक का ड्राई वेट निकाल लिया, तो हर एक का ड्राई वेट निकाला, तो हर एक का टोटल कर दो कितना है, 72.21 आएगा, और ये पूरा वेट आएगा, ये आपका आएगा 100, ठीक है। तो 100 माइनस 72.21, ठीक है, अपॉन 100, ये अगर आप करोगे तो कितना आएगा, तो आपका मॉइस्चर कंटेंट पूरे बेस का कितना आएगा, पूरा आपका आएगा 28% आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूले को इधर उधर करना है, करना है, ठीक है। ये आपको होता है मॉइस्चर कंटेंट का एक प्रॉब्लम आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पार्टिकल साइज के ऊपर क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये नहीं है, एक नॉन स्पेरिकल स्पेरिकल वेस्ट है, ठीक है, उसका L4 दिया हुआ है, W 1.2 है, H 1.5 है, कैलकुलेट द पार्टिकल डायमीटर D, व्हाट इज द रेंज ऑफ कैलकुलेट वैल्यूज। तो पहला थिंग क्या फॉर्मूला, इसका D इक्वल टू 4 है, फिर इसका अपना 2.23 आया, ये फॉर्मूला 2.6 आया, फिर 2.19 है, 1.9, अगर देखोगे तो 1.9 से 4 यूनिट्स के बीच में आपकी जो पार्टिकल साइज है वो वेरी करती है, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल डायमीटर दिया हुआ है, आपका वेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, तो आपको अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और वेटेड मीन निकालना है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ पार्टिकल्स क्या कैसे निकालोगे, तो इनको ऐड कर दो, डिवाइड बाय 5, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, ज्योमेट्रिक मीन क्या निकालोगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे रेज़ टू 1/5, ठीक है। और अरिथमेटिक वेटेड मीन कैसे निकालोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 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 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो उसका आगे आपका सॉल्यूशन देके रखा होगा, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और नंबर मीन, ठीक है। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन ऐसे निकालोगे, ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकालोगे, वेटेड मीन ऐसे निकालोगे, एंड आपका नंबर मीन ऐसे निकालोगे, ठीक है। तो इस तरह के सारे मीन आपको मिल गए, ठीक है। तो ये इतने टाइप के प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। एंड ये इतने टाइप के क्वेश्चंस अपने पढ़ा, ठीक है। सो ये आपका है न्यूमेरिकल, ये आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया, ठीक है। तो आपको आज पता चला डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ गया, ठीक है। तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया आपका, गेट में 2003 में आया था क्वेश्चन, एंड ये आपका मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका ये, ठीक है। सो तो आज हम लोग यहाँ पे खत्म कर देते हैं इस पार्ट को, ठीक है। सो कल मोस्ट लेक्चर नहीं होगा, ठीक है, कल थोड़ा स्किप करेंगे और वापस हम लोग वेडनेसडे को केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपका अटेंडेंस का लिंक शेयर कर देता हूँ। ओके, सबको लिंक मिल गया होगा, सो प्लीज फिल दिस फॉर्म। ये अटेंडेंस लिंक है, सो फिल अप करो फास्ट। ओके, सो आई होप सबको लिंक मिल गया होगा अटेंडेंस का। प्लीज फिल अप दिस लिंक एंड विद इन 5 मिनट्स कर लो, एंड विल एंड ओवर हियर। सो मैं क्लोज कर रहा हूँ।